आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर 4 है, ये हमारा एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जनरल एनेस्थेटिक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और गाइस हमारा चैप्टर 2 में भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, एंटी एड्रीनर्जिक तक। चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको प्लेलिस्ट में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आपको टॉपिक वहां पे सारे ही कंप्लीट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ चैप्टर 2 काफी ज्यादा है, इसके अंदर दिया हुआ है, देख सकते हो, ये पूरा ही 11 घंटे का है। तो उसको हमने अभी पॉज करके और टॉपिक्स पे भी ध्यान दिया है। ठीक है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बट जो जो आपको मिल रहा है वो आप अभी पढ़ते जाओ, है ना। क्योंकि सारा सिलेबस तो सिर्फ एक ही यूनिट से कवर नहीं हो जाएगा, एक ही चैप्टर से आपके और सब्जेक्ट से और चैप्टर से भी आएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान से देखनी होगी। ठीक है, तो हम इसमें हिप्नोटिक एंड सेडेटिव्स देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। और इसके अलावा एक और चैनल बना दिया है मैंने, वहां पे सिर्फ क्या होता है कि डिजीज मेडिसिन से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर कहीं पे भी डी फार्मा के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं पे भी आप जाओगे, तो वहां पे आपसे जो मैं उस पे बता रही हूँ मेन मेन चीजें, वो ही आपसे पूछेंगे कि भैया अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या देंगे। ठीक है, वोमिटिंग को कैसे रोके, ये सारी चीजें। तो वहां पे आपको सारी जनरल चीजें मिलेगी जो हर किसी के लिए है। ठीक है, तो वो आपके लिए भी है, जरूर देखना। पहले मैं इसी पे ही अपलोड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अपलोड करने का मुझे लगता है कोई बेनिफिट है नहीं। क्यों? ना आपके लिए ना मेरे लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ डी फार्मा के लिए है ना, और बी फार्मा के लिए आने वाले टाइम पे तो यहाँ पे सिर्फ नोट्स और स्टडी मटेरियल ही अवेलेबल रहे तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो सेपरेट कर दिया है। तो वहां पे भी जाओ, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो वहां पे, जैसे आपने मेरा यहाँ तक सपोर्ट अभी तक किया है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। पहली बात तो ये कि इनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना। और जो भी डिजीज है जो ट्रीट करने के लिए, तब भी हम इनको साथ में ही पढ़ रहे हैं। इनकी क्लासिफिकेशन भी एक साथ है। हाँ, तो दोनों का मीनिंग तो लगभग सेम है, बट एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो सिडेटिव से तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि सिडेशन कॉज करेंगे, है ना, यानी कि डिप्रेस कर देंगे सारी चीजों को, सारी एक्टिविटी को रोक देना, है ना। ऐसा नहीं कि पर्सन डेड हो गया, ऐसी एक्टिविटी नहीं रुकेंगी कुछ समय के लिए, है ना। कि अगर एक्टिव बोलते हैं ना कि ज्यादा एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, तो उसको शांत करने के लिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ भी देख लेते हैं। ये तो हो गया कि जो पता होना चाहिए, है ना। अब जो हम एग्जाम में लिख कर आएंगे वो भी पता हो। तो सीडेटिव क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं, क्या है? सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। किसको रिड्यूस? यानी कम कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, कम कर देंगे। क्या? एक्साइटमेंट को, एंजाइटी को, टेंशन को। ठीक है, और सीजर, दौरे वौरे पड़ रहे हैं उसको भी, है ना, इस केस में ये रोक देंगे। क्या करके? सीएनएस को काम करके, यानी कि एकदम शांत कर दिया, कामनेस आ गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो उससे क्या होगा, जो एक्साइटमेंट बढ़ी हुई थी वो भी खत्म हो जाएगी, एंजाइटी भी, टेंशन भी, और सीजर दौरे वौरे जो पड़ रहे हैं वो भी। ये सब क्यों होता है? क्यों हम एक्साइटेड हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है बहुत ज्यादा अपना एक्शन देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, है ना। न्यूरॉन्स का काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम डोपामीन बहुत रिलीज होने लगता है, तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, जब जितना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, काम बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो एंजाइटी भी हो जाएगी। तो उसी को ट्रीट करने के लिए हम सिडेटिव दे रहे हैं, ये सब चीजों को कम करने के लिए, है ना। तो ये काम इफेक्ट देते हैं, काल्मिंग इफेक्ट देते हैं। कोई काम पड़ता है, कोई काम पड़ता है, काम पढ़ लो तो ज्यादा सही है। ठीक है, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं विदाउट नेसेसरीली इंड्यूसिंग स्लीप। अब ये नहीं है कि तुमको टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो तुम ऐसा कुछ कोई दवा ले लो कि तुम उससे सो ही जाओ। तो सिडेटिव की एक प्रॉपर्टी है, अगर आपने ये लिया है तो इससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी, बट आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। और हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, वो ऐसी मेडिकेशन है जो इंड्यूस कर देती है क्या, और बढ़ा देती है क्वालिटी ऑफ स्लीप को। कि वो आपको, अगर आपकी 8 घंटे की नींद है, एंजाइटी की वजह से अगर वो 3 घंटे की हो गई है, देन आपने अगर मेडिसिन ली है तो क्या होगा,
जो स्लीप है आपकी वो क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, कि टाइम आपका स्लीप का बढ़ जाएगा, 8 घंटे सोएंगे आप, है ना। और एंड रिड्यूस वेकफुलनेस, जो जग रहे थे आप नींद में बार बार आप उठ जा रहे थे, तो क्या होगा, उससे आप ठीक हो जाएंगे, कम हो जाएगा वो बार बार जग जाना। ठीक है, बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस, डिप्रेस ये भी कर रहे हैं सीएनएस को और सिडेटिव भी। ठीक है, बट सिडेटिव अगर अकेला सिडेटिव दिया है तो वो स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगा। लेकिन दोनों ही हमारे कॉम्बिनेशन में ही ये दिए जाते हैं जो हम ड्रग्स पढ़ते हैं। मैं दिखाती हूँ, देखो हिप्नोटिक को अलग हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है, वैसे करते नहीं है, सिर्फ बेंजोडाइजेपिन के अंदर सारी ड्रग्स को डाल देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हिप्नोटिक को बताया है आपका। इसके अकॉर्डिंग ये मिक्स है, केडी का भी है और अदर बुक से भी लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया ना, ये इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना समझने में, ठीक है। उसके बाद देखो बेंजोडाइजेपिन जो है, इसको BZP भी कहीं लिखा है तो समझ जाना बेंजोडाइजेपिन लिखा है। इनका नाम बेंजोडाइजेपिन क्यों है, आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, वहां पे स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे पूरी क्लासिफिकेशन है ना। क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बेंजोडाइजेपिन प्रेजेंट होगा, उसमें और मॉडिफिकेशन कर करके ये सारे स्ट्रक्चर इनके भी बन जाएंगे। तो देखो जो सिर्फ नींद कॉज करके, नींद इंड्यूस करके शांत करेंगे ब्रेन को, नींद आ जाएगी जिससे, है ना, अच्छी, वो क्या होंगे हमारे, डायजेपैम हो गया, ये एक मसल रिलैक्सेंट भी होता है ना, ये भी पता है। देखो मसल रिलैक्सेंट यानी कि मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, दर्द हो रहा है ना स्केलेटल मसल में, तो ये उसको शांत कर देंगे, है ना। ठीक है, फ्लोराजिपैम हो गया, देखो सारे जिपैम हमारे हिप्नोटिक में आ रहे हैं, डायजिपैम, फ्लोराजिपैम, नाइट्राजिपैम। तो बेंजोडाइजेपिन में क्या होते हैं, सारे जिपैम आते हैं। एल्प्राजोलम, कुछ जोलम होंगे कुछ जिपैम होंगे, और लोराजिपैम हो गया। ठीक है, एंटी एंजाइटी में भी यही होता है, डायजेपैम, इसी की क्लोनाजिपैम भी आ जाता है इसमें, क्यों, क्योंकि ये हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग भी होती है ना, क्लोनाजिपैम हो गई ये, एल्प्राजोलम हो गया। एंटी कन्वर्जेंट देखे जो एपिलेप्सी में दे रहे हैं, तो वहां पे क्लोनाजिपैम, लोराजिपैम भी आ जाता है। तो इन्हीं को ही उठा के यहाँ पे भी हमने अलग से क्लासिफाई कर दिया है। हालांकि आप सिर्फ डायरेक्ट बेंजोडाइजेपिन लिख के आओगे, सिर्फ हिप्नोटिक डाल दिया, तब भी क्या होगा, एंटी एंजाइटी ये भी होंगे, एंटी कन्वर्जेंट भी है ना। ठीक है, उसके बाद बारबिचुरेट्स देखे तो उसमें बारबिचुरिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बारबिचुरेट बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब क्या है कि इनका जो हाफ लाइफ होगा वो काफी लॉन्ग होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी ज्यादा होगी। अगर ड्रग 8 घंटे तक बॉडी में है, ठीक है, तो क्या हो गया, अब कुछ इसकी कैटेगरी है जो शॉर्ट एक्टिंग 4 घंटे रहेगी बॉडी में, या 2 घंटे में ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। जो जल्दी एक्सक्रीट होगी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी जो काम कर रही है वो क्या होगा, कम होगा। जल्दी एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, देन एक्सक्रीट बहुत जल्दी हो गई। ठीक है, तो लॉन्ग एक्टिंग में ध्यान रखो फिनोबार्बिटॉन होता है, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन हो गया। ठीक है, इनको जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, क्यों, क्योंकि अगर कोई मेजर सर्जरी हो रही है तो उस केस में फिनोबार्बिटोन हो गया या फिर डायजेपैम भी कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है, ताकि और अच्छा रिजल्ट मिले, कि पेशेंट को दर्द भी ना हो, है ना, और स्लीप इंड्यूस रहे। तो काफी देर बाद देखते हो ना कि किन्हीं किन्हीं सर्जरी में बहुत देर बाद होश आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन की वजह से भी। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटो और पेंटोबार्बिटोन हो जाता है, अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन है, और इससे प्रीवियस वाली में ही हमने जनरल एनेस्थेटिक को पूरा खत्म किया है, वो भी आप देख सकते हो, इसमें भी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा हिप्नोटिक सिडेटिव्स। ठीक, अल्ट्रा शॉर्ट में देखे तो थायोपेंटोन आता है। ठीक है, लॉन्ग वाला याद रखो, इसमें देखो सारे नाम एंडिंग बार्बिटोन से हो रही है। न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन में जोपिक्लोन, जोल्पिडेम, या आप मिसलेनियस की जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है ऐसे भी इनको लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये इजी है काफी, है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक बेंजोडाइजेपिन की और एक बार्बिचुरेट की। अगर आप कुछ भी भूल जाते हो तो सिर्फ आप बार्बिटोन और जिपैम वर्ड याद रखो, तो आप डायरेक्ट ड्रग लिख के आओगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। वही फिर से बोलूंगी, ज्यादा से ज्यादा ड्रग के नाम याद करोगे तब जाके आपको एग्जाम में 3 ड्रग के नाम याद रहेंगे। तो ऐसे सोर्स से तो बिल्कुल मत पढ़ा करो जहां पे 2 ड्रग लिखी हो और हो गया। बुक से पढ़ो, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब की तरफ देखा करो। पहले सेल्फ स्टडी जरूरी है,
दूसरे पे हमेशा ऐसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए ना, स्पून फीडिंग इतनी भी नहीं होनी चाहिए। पहले वहां पढ़ो, फिर रिकॉल करने के लिए यहाँ पे भी देख लो कि हाँ ठीक है, हाँ मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, है ना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखो जो बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है, ये क्या कैसे काम करते हैं, ये गाबा के एक्शन को बढ़ाते हैं। जैसे हमने जनरल एनेस्थेटिक में पढ़ा था कि गाबा क्या होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन में जो इनहिबिशन करते हैं, है ना, किसका, जैसे कि ज्यादा एक्साइटेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, हेलुसिनेशन हो रहा है, इमेजिनेशन में, मतलब समझ रहे हो, जब हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा, तब हमारे गाबा क्या करेंगे, उनको रोकने का काम करेंगे। कैसे गाबा और कैसे काम करेगा, जैसे कि वो सारे डीपोलराइजेशन कर रहे हैं, है ना, मतलब मान लो जैसे हमारा डोपामीन हो गया, ठीक, एक्टिव कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है तो भी दिक्कत है, तो उस टाइम पे वहां पे गाबा क्या करेंगे कि रीपोलराइजेशन करेंगे। रीपोलराइजेशन क्या होगा कि अब रिलैक्स करेगा, है ना, हमारे न्यूरॉन्स का रिलैक्सेशन होगा इस केस में। कैसे रिलैक्सेशन होगा, जो क्लोराइड चैनल है वो इस केस में ओपन हो जाएंगे और वो रिलैक्स कर देंगे, सोडियम बाहर, क्लोराइड अंदर, सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल वगैरह जो होगा वो भी कम हो जाएगा, जो हार्ट के थ्रू हमारा हो रहा है। तो इस तरीके से हमें समझना है यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज क्या हो रही है, डिप्रेस हो रही है या रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो गाबा करता है, क्यों, क्योंकि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको यहीं पे ही क्या हो, सारी चीजें ध्यान रहे, है ना, एक बार दोबारा सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत हो। सीएनएस में देखो डिप्रेस कर देता है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सिडेशन कॉज करके, ठीक है। और सिडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट अगर लो डोज पे अगर हम देंगे तो ये क्या करेंगे, इंड्यूस कर देंगे स्लीप और रिलैक्सेशन को। एनेस्थेटिक एक्शन हमें कब देखने को मिलता है, अगर हमने इनकी डोज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो उस केस में जनरल एनेस्थेशिया प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि पूरी बॉडी को क्या कर देंगे, एनेस्थेसाइज कर देंगे, यानी कि अनकॉन्शियस कर देंगे, है ना। अब मैं बताती हूँ कि जितने भी ये आगे जाके आप पढ़ोगे एक्सपेरिमेंट वगैरह जो परफॉर्म होते हैं किसी भी एनिमल पे, किसी भी नई ड्रग की डिस्कवरी हो रही है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो हो रहा है ना, प्री क्लिनिकल बोल लो, तो वहां पे एनिमल पे पूरी स्टडी होती है ड्रग की। कोई भी नई ड्रग आई है तो वहां पे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना एनिमल को, वो यही होता है, फिनोबार्बिटोन हो गया, पेंटोबार्बिटोन, डायजेपैम हो गया, ठीक है। तो वहां पे ये क्या कर देते हैं, उनको सिडेशन कॉज कर देते हैं और एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि उनको पेन ना हो। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या सप्रेस कर देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्रेन के, है ना, मेडुला में जो है, तो वो डिप्रेस होगा। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और ये जो इतनी जल्दी प्रोसेस चल रहा है, ये सारी चीजें क्या होंगी, रुक जाएंगी, ठीक है, ये होगा। देन कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट कॉजेज माइल्ड डिक्रीज इन बीपी, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट कंट्रोल करेंगे सीजर को, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, ये सीजर को भी रोकते हैं, है ना, कंट्रोल करते हैं। बाय रिड्यूसिंग एक्सेसिव जो न्यूरोनल एक्टिविटी, जो न्यूरोनल सेल है हमारे, उनकी बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो हो गई है, उसी से सीजर होता है, तो उसी को रोक देंगे। मसल रिलैक्सेशन बोले तो मसल में कैल्शियम की वजह से कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो उसको भी क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देंगे, तो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स स्केलेटल मसल बाय रिड्यूसिंग न्यूरोनल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में क्या क्या होता है कि अगर हम इनका, क्यों, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, सीधा ब्रेन पे एक्ट कर रही है, तो इनका एडिक्शन हो जाता है। अगर हम इन्हें लंबे समय तक दे देंगे तो पेशेंट को ये रहता है कि उसे फिर से वो ड्रग चाहिए, वो मेडिसिन चाहिए, तभी उसको नींद आएगी, वरना नहीं आने वाली, ठीक है। टॉलरेंस आ जाता है इससे कि डोज बढ़ानी पड़ती है कि पेशेंट को इतनी डोज पे अब कोई असर नहीं हो रहा है, तो अब डोज बढ़ाओ, तो टॉलरेंस भी हो गया इस केस में। बेंजोडाइजेपिन क्या होते हैं, रिलेटिवली सेफ होते हैं एज कंपेयर टू बार्बिचुरेट, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन हमारे, ये आपने ध्यान रखना है। और बार्बिचुरेट जो होता है ना, ये पार्टली ये डायरेक्ट हमारे गाबा के एक्शन को नहीं बढ़ाता है ना, थोड़ा बहुत एक्ट करता है उस पे, जबकि जो बेंजोडाइजेपिन है ये डायरेक्ट गाबा के रिसेप्टर पे काम करते हैं,
ठीक है, और वो डायरेक्ट नहीं करता काम बार्बिट्यूरेट, बस इनकी हेल्प करते हैं उस काम को करने में, बेंजोडाइजेपिन की। ये हो गया है। आगे देखते हैं और हम इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखो, अगर आपको मेन पता है ना तो फिर आप क्या करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके केस में आ गया कि डायजेपाम के बारे में लिखो, तो आप पहले तो ये बता दोगे कि कैटेगरी कौन सी है इसकी, ये बेंजोडाइजेपिन है, एक डायजेपाम is a benzodiazepine which works by enhancing the action of GABA। GABA के एक्शन को एनहांस करके काम करता है। फिर ये रोल भी आप बता दोगे, CNS में इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, क्योंकि देखो एक ही क्लासिफिकेशन से आपसे 4 ड्रग तो वो एग्जाम में पूछ नहीं लेगा, कोई भी एक आ जाएगी इनमें से, तो आप उसको उठाओ और उसके ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब उसी पे लिख के आओ, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही अगर बार्बिट्यूरेट पे आ जाता है कि फिनोबार्बिटोन पे लिखो, तो आप लिखोगे कि ये एक लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी लॉन्ग होता है, हाफ लाइफ ज्यादा होती है इसकी, मेटाबॉलिज्म इसका स्लो रहता है, ये सब आप लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। देन उसके बाद ये सारे ही आप फिर से उसमें यूज लिख देंगे, है ना, एक्शन लिख देंगे फार्माकोलॉजिकल। अब डोज देख लेते हैं। तो देखो हमने एक बार्बिट्यूरेट की लिख दी है, देन दूसरी हमने बेंजोडाइजेपिन की लिख दी है। ऐसे ही आप दूसरी ड्रग उठा के बार्बिट्यूरेट की, जैसे फिनोबार्बिटोन उठा ली लॉन्ग एक्टिंग, तो उसकी लिख सकते हो 30 से 60 mg। ओरल दे रहे हैं तो ओडी भी दे सकते हैं, यानी कि एक बार दिन में, अगर कम इफेक्ट देखने के लिए चाहिए कम टाइम के लिए तो वंस अ डे, या फिर TDS ट्राई इन, है ना, दे सकते हैं 3 बार भी। फिर उसके बाद 100 से 200 mg IM या IV रूट से हम देते हैं। ठीक। और डायजेपैम है वो 2 mg, 5 mg, 10 mg में भी दिया जाता है टैबलेट, 10 mg पर 2 ml इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जितने भी आप देखोगे ना जो CNS पे एक्ट कर रही होगी, वो कभी भी 500 mg, 400 mg इस तरीके से नहीं दी जाती। उनकी वो पोटेंट होती है, हैबिट फॉर्मिंग होती है, एडिक्शन कॉज करती है, तो उनकी डोज कम डोज में ही एक्शन अच्छा मिल जाता है। अब उसके बाद इंडिकेशन देखते हैं, यानी कि हमें यूज पढ़ना है इसमें। ठीक है। यूज टू ट्रीट इंसोम्निया, है ना, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, उसको ट्रीट करने के लिए क्या दे रहे हैं हम, हिप्नोटिक सेडेटिव दे रहे हैं। ठीक है। इंसोम्निया हम लिख सकते हैं लैक ऑफ स्लीप। उसके बाद ये एंजियोलाइटिक की तरह भी काम करता है, जो एंजाइटी को तोड़ देता है ना, खत्म कर देता है, वरीनेस को खत्म कर देता है। और डे टाइम सेडेशन भी कॉज करते हैं ये। एंटी कन्वल्जेंट भी है, जो आप एक्शन में पढ़ के आए हो उसी को यहाँ पे बता दो। और ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट भी है हमारा, मसल स्पाज्म को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, जैसे डायजेपैम हो गया। और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले हम क्या कर रहे हैं, आईवी एनेस्थीसिया के थ्रू हम इसे दे रहे हैं। ठीक है। इसका इंजेक्शन लगा दे रहे हैं पेंटोबार्बिटोन का। ठीक। फॉर एल्कोहल विड्रॉल, अगर हमें एल्कोहल विड्रॉल करवाना है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को नींद में ही रहे, है ना, वो सो जाए, ज्यादा देर क्या हो, सोता रहे। तो उस केस में भी हम उसको रिलैक्स फील करवाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब वो एल्कोहल विड्रॉल करता है ना पेशेंट, तो उसकी बॉडी में ना कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी पूरी न्यूरोनल एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है, उसको अल्कोहल की बहुत ज्यादा तलब हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसकी सारी एक्टिविटीज को डिप्रेस करना है, CNS जो एक्टिव हो गया है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एनेस्थीसिया, हिप्नोटिक सेडेटिव ये सारे दिए जाते हैं ताकि अल्कोहल उसका छूट जाए। फिर उसके बाद अलोंग विद एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स क्या होता है, जो पेन में रिलीफ दिलवाते हैं, एनसाइड जो इन्फ्लामेशन को खत्म करते हैं, है ना, स्पाज्मोलाइटिक जो स्पाज्म को तोड़ देते हैं, यानी दर्द जो हो रहा है, पेन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। एंटी अल्सर, है ना, उनके साथ भी हम देते हैं, किसको, अपने हिप्नोटिक सेडेटिव्स को। और क्या है इसमें, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो नोट में मैंने लिखा है कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन था ना, सीडेटिव हिप्नोटिक का, है ना, या फिर एंजियोलाइटिक ड्रग का, किसके साथ, एनाल्जेसिक के साथ या एंटीपायरेटिक के साथ, अब वो बैन हो गया है इंडिया में। और ड्रग इंट्रैक्शंस देखने की वजह से, साइड इफेक्ट ज्यादा देखने की वजह से इनको क्या कर दिया है, इनका कॉम्बिनेशन अब नहीं चलता है। आप देखना ये चीज थोड़ा
इसके बारे में कहीं आप जाते हो मेडिकल स्टोर पे तो देखना कहीं कि कोई पेन किलर है ना, कहीं मान लो आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन है, उसके साथ हमारा कहीं कोई हिप्नोटिक डायजेपैम वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है ना, ये चीजें आप उसमें देख सकते हो। तो ये बैन हो गया है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये बस नॉलेज के पर्पज से तो अच्छी बात है, अगर आप इसे समझोगे और इसके बारे में देखो, गूगल पे सर्च करो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि अब हमें किसके साथ नहीं देना है ना, किस केस में हम नहीं दे सकते। तो अवॉइडिंग पेशेंट विद, अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, सोचो किसी को पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो वैसे ही सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से और हमने और डिप्रेस कर दिया है तो उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। कोई लीवर डिजीज है उस केस में भी नहीं देना है। सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, क्यों? क्योंकि ये वैसे भी क्या कर रहे हैं, बीपी को कम कर दे रहे हैं, है ना, और बीपी इनका कम हो जाएगा पेशेंट का, तो उस केस में भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देना, हाइपर सेंसिटिविटी में भी नहीं देना, कोई एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो इन सब पे ध्यान रखना है। इसमें तो वैसे भी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना होता है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कि कौन सी मेडिसिन चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, ये सारा डॉक्टर के अंडर में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा आज, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के बारे में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है इससे रिलेटेड तो पूछा करो, है ना, और क्या हमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, नहीं तो मैं तो ऐसी ही चलती रहूंगी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये आपका काम है मुझे बताना, है ना, अच्छे तरीके से कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लो, ठीक है। सो और इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और बहुत आगे जाओ। सो थैंक यू।